एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फाइनली हम फ्रॉम शेडोज टू सनलाइट के फाइनल पार्ट पे आ गए हैं। ये एक शांगवान स्टोरी थी जो मैंने अपने स्पेशल शांगवान फैंस के लिए लिखी थी। आप में से बहुत सारे लोगों को ये अच्छी भी लगी। अब मुझे व्यूज़ थोड़े कम मिले, पर कोई नहीं, ये मैंने आप लोगों की एक हैप्पीनेस के लिए की थी। कई बार मुझे लोग कमेंट में कहते थे कि प्लीज़ शांगवान स्टोरी शेयर करो, तो मैं उन लोगों के लिए शेयर करना चाहती थी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मैंने इस स्टोरी से नहीं की थी, लेकिन मेहनत मैंने इस स्टोरी पर पूरी करी थी। और मैं जानती थी कि आप में से बहुत सारे लोगों को शांगवान स्टोरी पसंद भी आएगी, और उन सब लोगों को जो मुझे इतने प्यारे कमेंट करके इतना मोटिवेट रखने की कोशिश करते थे, थैंक यू सो मच। चलिए, कल से या परसों से मैं वांगशन के साथ वापस आऊँगी, एक नई वांगशन स्टोरी के साथ। लेकिन अब इस स्टोरी को आज एंड करते हैं। आई होप आपको इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा विंग ने सोचा था, वो वॉर जीतने के बाद अब लंजा के उस प्यारे से लैंड क्लैन को दोबारा से विकसित करने में लग जाता है। अब वो उस पूरे लैंड पे वहाँ पे खुद सब चीज़ें हैंडल कर रहा है। वो सारा पैसा जो उसे वैनक्लैन से मिला था वो सब अभी विंग के अंडर में ही है, और विंग उसे सही तरीके से लैंडक्लैन के विकसित करने में लगा रहा है। उसने पहले जितना भी लैंडक्लैन का मतलब उसने वैनक्लैन ने बर्बादी किया, उस जगह को क्लीन करवाया है। वो खंडर्स बन गए, क्लाउड रेसेस को फिर से साफ करके दोबारा से रिन्यूएशन के काम पे लग गया है। कहीं ना कहीं जब ये बातें मैडम यू के कान में पहुंचती हैं तो उनका गुस्सा लांग वांगजी की तरफ और बढ़ता चला जाता है। उन्हें डर लग रहा है कि जल्दी विंग सब कुछ बर्बाद कर देगा, सारा पैसा सब कुछ लैंडक्लैन पे लगा देगा, और उनका अमीर बनने का, इस पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचे क्लैन बनने का जो सपना है, जियांग क्लैन को सबसे ऊपर ले जाने का जो सपना है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए वो अब गुस्से में कुछ बड़ा करने की सोचती हैं। वो अब जिन क्लैन के मतलब अभी जिन क्लैन भी काफ़ी अमीर है, तो जिन क्लैन के साथ एक संधि करने की सोचती हैं। वो जिन क्लैन की सेक लीडर यानी जिन जुशान से मिलने का सोचती है। उसके दिमाग में है कि वो वांगजी की शादी जिन जुशान से कर देगी, और वांगजी की शादी के समय एक मोटे अमाउंट की डोरी लेगी, यानी पैसा, जिससे वो अपने क्लैन को ज़्यादा विकसित करेगी। वो ये नहीं जानती कि विंग अब जियांग्स के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है। उसने जियांग्स के सराउंडिंग में जितनी भी लैंड किसी भी क्लैन की हो, चाहे वो मो क्लैन हो चाहे वो जिन क्लैन हो, वो उनसे ले ली है, और उन्हें उतनी ही लैंड वैन क्लैन के एरिया में दे दी है। वो अभी इस बारे में नहीं जानती, क्योंकि ये बात अभी मतलब एक तरह से ना जियांग्स फैमिली ने उसे बताई नहीं थी। उसे यही लग रहा है कि विंग के दिमाग में सिर्फ वैन क्लैन ही बसा हुआ है, बिना ये सोचे समझे कि विंग वैन क्लैन को जितना मतलब विकसित करने में लग रहा है, वो उतना ही जियांग्स क्लैन के लिए भी सोच रहा है। पर मैडम यू की आंखों पे इस समय गुस्से की पट्टी बंधी है, इसलिए वो जिन जुशान को वहाँ बुला रही है जियांग्स क्लैन में, ताकि वो वहाँ पे उसकी और वांगजी की शादी की बात कर सके। जब ये बात यानली के कान में पहुँचती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि यानली इन कुछ समय में ये बात जान चुकी है कि विंग वांगजी से और वांगजी विंग से बहुत प्यार करता है। जब विंग यहाँ नहीं है तब भी वांगजी घंटों तक विंग के कमरे में बैठ के उसी के हानफू को लेकर बैठा रहता है। जैसे विंग को यहाँ ना होने से उसे विंग की कितनी याद आती है। पहले भी विंग काफ़ी टाइम तक यहाँ उसके साथ नहीं था, लेकिन तब वो ऐसा बिहेव नहीं करता था। लेकिन अब तो जैसे उसकी बातों में, उसकी हर चीज़ में विंग की हर बात तो आपको मिल जाएगी। कहीं ना कहीं यानी अपने भाई और लंजा को इस तरीके से एक दूसरे से दूर होते हुए नहीं देख सकती थी। तभी जब मैडम यू ने वांगजी को बाहर आने के लिए बोला, तो यानली ने वांगजी को उसी के रूम में बंद करके वो खुद अच्छे से तैयार होके उन लोगों से मिलने आ गई। वहीं जिन जुशान ने जैसे ही यानली को देखा तो एक पल के लिए वो अपनी दुनिया ही भूल गया। उसे यानली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। वह जिन जुशान यहाँ यही सोच के आया था कि वो भी जियांग्स क्लैन के साथ एक संधि बनाना चाहता है। अपने फादर की डेथ के बाद वो अपने क्लैन को एक आसपास के क्लैन्स के साथ अच्छे से एक होता है ना कोऑर्डिनेट करना चाहता है अपने फादर की तरह। उसमें घमंड, ईगो या सबके ऊपर सुपीरियर बनने की चाह नहीं है। वो सबके साथ रह के
एक अच्छा हैप्पी मतलब होता है इन्वायरमेंट बनाना चाहता है, इसलिए वो एक यहाँ खुशी से आया था। वहीं जिन जुशान जब याली को पसंद कर लेता है तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जिन जुशान का याली को पसंद करना याली और फेमिया को बहुत अच्छा लगता है। जैसे वो दोनों ये चाहते थे, यानली को भी एक नज़र में जिनजिशान बहुत पसंद आया। वहीं जिनजिशान को यानली वहीं अभी जनचा वांगजी के क्लैन को स्थापित करने में अभी इनके साथ वहीं लैन क्लैन में है। तो यहाँ पे सिर्फ जैन फेमिया, यानली और मैडम यू थे। जब जिनजिशान अपने मन की बात कह के कि वो यानली के में इंटरेस्टेड है और यानली से शादी करने चाहता है चला जाता है, तो मैडम यू के जैसे प्लान पे पानी फिर जाता है। वो यानली की शादी बिल्कुल भी जिनजिशान से नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जिनजिशान भी अपने फादर की तरह अय्याश होगा। जैसे उसके फादर की काफ़ी सारी कॉन्क्यूपाइन थी तो इसकी भी होंगी। वो यही सोच के तो वांगजी की शादी करवा रही थी। वो कैसे उस जगह अपनी बेटी को भेज सकती थी, इसलिए वो गुस्से में ना आओ देखती है और ना ताओ देखती है। वो अपने जेडियान से वांगजी के पे गुस्सा करने चली जाती है। वहीं जिनजुशान को अलविदा कर रहे थे जैन फेमिया और यानली, तो उन दोनों को आइडिया नहीं था कि ये मैडम यू यहाँ से गुस्से में सीधा वांगजी के पास ही पहुँच जाएगी। गुस्से में वो दरवाज़ा खोल के वो जब देखती है कि वांगजी अभी भी विंग के हानफू लेके बैठा हुआ है, तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में ना आओ देखती है ना ताओ देखती है और अपने रेडियन से वांगजी पे तुरंत अटैक कर देती है। वांगजी जो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं था, वो धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है तो मैडम यू गुस्से में तमतमाती हुई खड़ी है और उस पर चीख रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे इंसान को अपने साथ रख के मैंने बहुत बड़ी गलती करी। तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया, मेरे सारे सपने टूट गए और मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी रान वांगजी। और ये बोल के मैडम यू नॉन स्टॉप हंटर से वांगजी को नॉन स्टॉप उसकी पीठ पे मारना शुरू कर देती है। वांगजी शायद बहुत स्ट्रांग नहीं है और विंग की तरह उसके लिए जेडियान का वार सहना भी कोई ईजी बात नहीं है। इसी कारण शायद कुछ ही टाइम में वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब यानली और जैन फेमिया वापस आते हैं वांगजी को ये बताने कि किस तरीके से जिन निशानों से पसंद कर लिया, तो वो अपनी आंखों के सामने देखे वाले नज़ारे को से पूरी तरह से शॉक में चले जाते हैं। वांगजी फ्लोर पे पड़ा हुआ है, उसकी पीठ पे जेडियान के निशान हैं, उसके कपड़े भी फट चुके हैं और बहुत ज़्यादा उसकी पीठ से ब्लड निकल रहा है और मैडम यू अभी भी नॉन स्टॉप उसे मारे ही जा रही है। कहीं ना कहीं ये देख के जैन फेमिया यू करके चीखते हैं और जाके यह मैडम यू को रोकते हैं। वहीं वांगजी को तुरंत यानली अपनी मतलब सर को उसके अपनी गोदी में रख के लंजा लंजा करके और आजान करके उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वांगजी इस समय पूरी तरह से बेहोश है। मैं जल्दी से हीलर को बुलाया जाता है। मैडम यू को गुस्से में जैन फेमिया उस अपने ही रूम में बंद कर देते हैं और तुरंत वांगजी के बारे में विंग तक न्यूज़ पहुंचाई जाती है। वहीं विंग को जैसे ही पता चलता है कि वांगजी की हालत बहुत सीरियस है, तो वो भी लंजा के साथ तुरंत वहां पहुंच जाता है। जब विंग वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसका लंजे की बॉडी लाइफलेस एक बेड पे पड़ी है। हीलर यानली सब लोग उसका ध्यान रख रहे हैं। उसकी पूरी पीठ पे जख्मों के निशान हैं और इतना ही नहीं, उसे अब तक होश नहीं आया। हीलर भी बहुत परेशान है। वहीं विंग जब अपने लंजा को ऐसी हालत में देखता है तो उसकी आंखों से नॉन स्टॉप आंसू बहने लगते हैं। 2 महीने हो गए उससे लंजा को आखिरी बार देखे हुए। वो 2 महीने से वहाँ था क्योंकि वो अब लंजा के लिए उसका प्लान रेडी कर रहा था। अपने लंजा को यहाँ के वो सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था और फिर उसी के साथ उसके क्लैन में लैंड क्लैन में रहना चाहता था। यही सब तो सोचा था, लेकिन अपनी लंजा को ऐसी हालत में विंग ने कभी इमेजिन नहीं किया था। इसलिए विंग दौड़ के वांगजी के पास जाता है। घबराते हुए हाथ से कांपते हुए हाथ से वो वांगजी के फेस को टच करता है। हीलर उसे बताते हैं कि इस वांगजी की हालत बहुत सीरियस है और इस समय उसे स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। वांगजी की गोल्डन कोर अभी कुछ समय पहले ही डेवलप्ड हुई थी। हाँ, उसकी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी शायद विंग की या बाकी सब कल्टिवेटर की होनी चाहिए। इसलिए विंग नॉन स्टॉप वांगजी को स्पिरिचुअल एनर्जी देना शुरू कर देता है और जैसे वांगजी की बॉडी विंग की स्पिरिचुअल एनर्जी का ही वेट कर रही थी, इसलिए कुछ ही देर में वांगजी पहली बार आँख खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो सामने बैठे हुए अपने श्यानगा को देखता है, जिनकी आंखें सूजी पड़ी हैं। शायद वो घंटों से रो रहे हैं। वांगजी को इस हालत में देख के चेहरे पे बहुत ज़्यादा डर है, वांगजी को खोने का डर। वहीं वांगजी श्यानगा करके अपने कांपते हुए हाथों से जैसे ही विंग के फेस को टच करता है तो विंग उसके उस हाथ को पकड़ के उस हाथ को किस करते हुए विंग बार बार लंजा कैसे हो तुम, क्या लंजा तुम्हें कैसा लग रहा है पूछ रहा है।
विंग जैसे एक बार लंजा को वो ठीक है सुनना, बस उसके मुंह से यही सुनना चाहता है। वहीं हीलर जब देखते हैं कि वांग जी को होश आ गया तो उसे चेक करते हैं और कुछ टाइम के लिए वह सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोलते हैं। विंग जब ये सुनता है कि अब हीलर उस सबके मतलब रूम से बाहर जाने के लिए गया तो वो डर जाता है। क्या खबर है जिसके कारण ये वो हीलर अचानक से इतना परेशान होके सबको रूम से बाहर भेज रहा है। जैन फेमिया, यानली और विंग और जंचा रूम के बाहर खड़े हैं। जब हीलर मुंह लटका के बाहर आता है, हीलर के चेहरे पे एक अजीब सा डर और दुख है जिसे यहाँ खड़े हुए हर कोई महसूस कर रहा है। इसलिए वो घबराते हुए हीलर से पूछ ही लेते हैं क्या हुआ है। वहीं हीलर पहले जैन फेमिया की तरफ देखता है, फिर वांग जी और के रूम की तरफ देखता है। जब वांग जैन फेमिया देखते हैं कि हीलर कुछ बोल नहीं रहा तो अब विंग मतलब जैन फेमिया और विंग गुस्से में हीलर से पूछते हैं क्या हुआ है, कुछ बोलोगे तुम? मुझे माफ़ कीजिएगा सेक लीडर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये बात कैसे बोलूँ। कैसे बोलूँ का क्या मतलब है, बताओ क्या हुआ है वांग जी को? कोई सीरियस बात है तो जल्दी बताओ, हम एक मिनट भी कुछ ही मामले में देरी नहीं करना चाहते, हमें जल्द से जल्द सब कुछ जानना है, बताओ। जैन फेमिया दोबारा से गुस्सा करते बोलते हैं मुझे माफ़ कीजिएगा, शायद ये बात आपको या मुझे पहले पता होती तो हम ज़्यादा चीज़ें संभाल लेते, लेकिन अब चीज़ें बिगड़ गई। चीज़ें बिगड़ गई? क्या 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 लंजा की हालत ज़्यादा खराब है क्या? उसकी कमर ठीक नहीं हो पाएगी? बेचारा विंग थोड़ा कांपते हुए घबराते हुए हीलर से पूछ रहा है। नहीं वो ठीक है, लेकिन उनका बच्चा शायद नहीं। ये बात सुन के यहाँ सब लोग शॉक खड़े हैं। क्या? हाँ शायद लांगवांग जी प्रेग्नेंट थे, लेकिन अब मुझे उनके बच्चे की हालत कुछ सीरियस लग रही है, उसकी सांसें भी कुछ धीमी लग रही हैं। इस बात पे विंग जो शायद पहले ये खबर मिलती तो खुशी में नाचता, पूरे लोटस पेड़ को अपने सर पे उठा लेता, वो अचानक से अपने घुटनों पे बैठ जाता है। विंग को ऐसे घुटनों पे बैठा देख के जैन फेमिया और यानली और जंशा को भी बहुत बुरा लगता है। एकदम से यानली अपनी जगह से आगे आके हीलर से बोलती है तो आप कुछ करिए ना, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, हमें दोनों ठीक चाहिए, आज़ान भी और वो बेबी भी। आप तो इतने बड़े हीलर हैं, आप हमें बताइए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप हमें बताइए किस टाइप की आपको आयुर्वेदिक मतलब जड़ी बूटी जो भी चाहिए हम सब ला के देंगे। इस बात पे अब जंचा पीछे से बोलता है हम क्यों ना हीलर वेंचिंग को बुलाएं, वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो आपकी मदद करेंगी। मैंने सुना है कि वो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, आप चाहें तो हम उन्हें अभी यहाँ बुला लेते हैं। इस बात पे हीलर तुरंत चंचा की बात पे अग्री करता है, अब बोलता है कि हाँ आप उन्हें बुला लीजिए, मैं उनके बारे में जानता हूँ, वो बहुत अच्छी और बहुत टैलेंटेड हीलर है, वो शायद कुछ कमाल कर दें। वहीं इस बात पे जंशा तुरंत अपनी तलवार से फ्लाई करके खुद वेंचिंग को लेने चला जाता है। वहीं विंग तो जैसे बुद्ध बनावा वहीं घुटनों पे बैठा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा ये क्या हुआ। वो तो अपने लंजा के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताना चाहता था, अपने लंजा के और अपनी एक हैप्पी लाइफ के बारे में सोच रहा था जहाँ पे ये छोटा सा बेबी था। हाँ वो जानता है कि लंजा प्रेग्नेंट हो सकता है, लेकिन उसका लंजा प्रेग्नेंट था और वो उससे इतनी दूर था और किस हालत में है उसका लंजा, ये सोच के विंग के दिल में बहुत शार्प पेन होता है। अब विंग गुस्से में अपनी जगह से उठता है और मैडम यू के रूम की तरफ जाने लगता है। विंग की आंखों में इस समय बहुत गुस्सा है, उसे पता चला कि मैडम यू ने किस तरीके से अपना सारा गुस्सा वांग जी पे उतार दिया, तब उसे बहुत बुरा लगा था। शायद वो मैडम यू से लड़ता भी, लेकिन अब जब मैडम यू ने उसके लंजा के साथ साथ उसके बच्चे के ऊपर बात लिया है तो वो अब मैडम यू से साफ साफ बात करना चाहता है। वहीं यानली और जैन फेमिया भी विंग के पीछे चले जाते हैं, हीलर के साथ वांग जी को छोड़ के। वहीं वांग जी के साथ हीलर वांग जी का बहुत ध्यान रखने लगता है। अब गुस्से में विंग डोर खोलता है तो देखता है मैडम यू सामने बैठी हुई हैं, और जैसे ही वो विंग को यहाँ देखती हैं तो चीख के गुस्से में चिल्लाने लगती हैं अब आए हो तुम्हें पता है कितने घंटों से तुम्हारे फादर ने मुझे यहाँ बंद कर रखा है। विंग अपने फादर को समझाओ कि वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया था, वो लांग वांग जी ये चीज़ डिजर्व करता था, उसने मेरा सपना तोड़ा है। तुम्हें पता है मैं उसकी शादी उस जिन जुशान से करना चाहती थी, लेकिन उसकी वजह से अब तुम्हारी बहन की शादी उस जिन जुशान से हो जाएगी। तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद की है उस लांग वांग जी ने, मैं उसे उसी चीज़ की सज़ा दे रही थी। इस बात पे
विंग मैडम यू की तरफ और ज्यादा गुस्से और डिस्कस नजरों से देखता है। क्या मतलब वो वांगजी की शादी जिन जुशान से करना चाहती थी, वो होती कौन है वांगजी की शादी का फैसला लेने वाली? विंग ने उनको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने की अथॉरिटी दी थी, लेकिन लंजा की लाइफ के डिसीजन वो नहीं ले सकती हैं। वो यही बात सोचते हुए अब गुस्से में अपनी जगह से आगे बढ़ता है और मैडम यू की तरफ देखने लगता है। आपने मेरे लंजा को क्यों मारा? जिस बात पे अब मैडम यू गुस्से में वांग विंग की तरफ देखती है और बोलती है, तुम मुझ पे सवाल उठा रहे हो? मैंने उसे मारा क्योंकि वो डिजर्व करता था। उसे वो पनिशमेंट देने की बहुत ज़रूरत थी। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने उससे बोला था कि उसे जिन जुशान के सामने आना था, लेकिन वो नहीं आया, इसलिए मैंने उसे पनिश किया। क्यों आता वो जिन जुशान के सामने? आप जिन जुशान और वांगजी की शादी का फैसला कैसे कर सकती थी? लंजा मेरा मेट है, लंजा मेरा पार्टनर है। लंजा की लाइफ के फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है। आपको किसने ये हक दिया? विंग अब चीखते हुए मैडम यू पे चिल्ला रहा है। मैडम यू बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाती है और चीखते बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, इस काबिल किया कि तुम इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबसे बड़े कल्टीवेटर बन सके, और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो? मेरा मन मैं वो करूँगी, मैं हर फैसला ले सकती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी लाइफ पे सिर्फ मेरा हक है और मेरे ही फैसले चलेंगे। तो इस पूरे जियांग क्लैन में, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, मैं उस लांग वांगजी को इस क्लैन में एक मिनट भी नहीं रहने दूंगी। तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे मार देना चाहती थी, पर तुम्हारे इससे पहले मैडम यू और कुछ बोल पाती। शायद जो वो बोलना चाह रही थी मुझसे, वो विंग अब सुन नहीं सका। इसलिए विंग के अंदर का अब गुस्सा अपने चरम सीमा पे आ जाता है। अब विंग के सराउंडिंग में वो ब्लैक कलर की स्नो आने लगती है, जिसे देखकर आसपास खड़े जैन फेमिया और यानली भी डर जाते हैं और 2 कदम पीछे हो जाते हैं। विंग की आंखें पूरी तरह से लाल हैं। विंग की मुट्ठी अब जिंग पे कस गई है और वो घूरते हुए मैडम यू की तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या आप मेरे लंजा को मारना चाहती थी? आपकी इतनी हिम्मत! और ये बोलने के बाद विंग अचानक से अब मैडम यू की तरफ अब एक स्पेल की तरफ करता है, जिसे मैडम यू के हाथ से वो जेडियन हवा में फ्लाई करके निकल जाता है और 2 मिनट में धुआं बन के उड़ जाता है, जिसे मैडम यू जेडियन करके चीखती रह जाती है। मैडम यू का वो स्पिरिचुअल वेपन जो उनकी जान थी, जिससे वो हमेशा लोगों को मारती रहती थी, आज वो जेडियन एक विंग के गुस्से में हवा में उड़ गया। विंग ने मैडम यू को कुछ नहीं कहा, लेकिन उस जेडियन को ही खत्म कर दिया जिसने उसके लंजा को मारने की कोशिश की। और मैडम यू, ये तुमने क्या किया करके चीख के विंग का कॉलर पकड़ लेती है। तुमने ये क्या किया करके उनको काँप रही है, चीख रही है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वहीं विंग अब घूरते हुए मैडम यू की तरफ देखता है, अब बोलता है, आपने मुझे पाला, आपने मुझे कल्टीवेशन सिखाई। आपको क्या लगता है मैं आपके इरादे नहीं जानता था? ये सब आपने इस वजह से किया क्योंकि आप हमेशा से इस कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करना चाहती थी। लेकिन ये बात अब अपनी कान खोल के जान लीजिए कि मैं आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आप जैसी औरत इस कल्टीवेशन वर्ल्ड को रूल करने के कभी काबिल नहीं थी। आप मेरे बहन और मेरे भाई की मदर थी, इसलिए मैं आपको रिस्पेक्ट करता था। शायद कुछ समय पहले तक मैं आपको इसलिए भी मानता था क्योंकि मैं आपका सच नहीं जानता था। लेकिन आपको पता है, मरने से पहले उस वैन रोहान ने आपका सच मुझे खुद बता दिया। आप ही मेरे मदर और फादर की मौत की जिम्मेदार थी। आपने ही मुझसे मेरे मदर फादर को हमेशा के लिए छीन लिया, और आप ही कहीं ना कहीं लंजा के परिवार के बारे में सब जानती थी। आप शुरू से ही जानती थी शीचैन और वांगजी कहाँ थे। आप शुरू से जानती थी कि शीचैन के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं बताया। मैं आपके सामने पागलों की तरह शीचैन और वांगजी को ढूंढता रहा, लेकिन आपने अपने मुंह से कभी ये चीज़ मुझे नहीं बताई। अब इस बात पे मैडम यू घबरा के 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि अब उनका सब सच सबके सामने आ चुका है। वो अंदर से कितनी गिरी हुई औरत थी, सब सामने आ चुका है। वहीं याली जब ये सुनती है
कि उसकी मदर ही विंग के पेरेंट्स की डेथ का कारण थी। जब वो ये सुनती है कि लांग वांग जी और शिचैन के साथ सब कुछ गलत होता हुआ मैडम यू बहुत पहले से जानती थी, वो चाहती थी तो रोक सकती थी, विंग को सच बता के शिचैन और वांग जी को वहाँ से फ्री करवा सकती थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये सब होने दिया क्योंकि उनकी नज़रों में शिचैन और वांग जी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। कहीं ना कहीं मैडम यू का सच अब सबके सामने आ चुका है, तो वो घबरा के नहीं, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो ऐसे करने लगती हैं। वहीं विंग अब मैडम यू को ऐसी हरकतें करते देखकर अपने चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल लगता है। अब विंग ये विंग नहीं बल्कि इलिंग पेट्रियार्क का नया रूप है। इलिंग पेट्रियार्क जिसे दुनिया डरती है, आज वो इलिंग पेट्रियार्क मैडम यू के सामने खड़ा है, जिसे मैडम यू ने खुद बनाया था सारी दुनिया को डराने के लिए। आज वो मैडम यू को डराते हुए बोलता है, क्यों अपना सच जानने के बाद अपने आप से ही नफरत हो रही है क्या? लेकिन आप तो ये सब कुछ शुरू से ही जानते थे। आप तो खुद को शीशे में देखकर कैसे जीती थी। आज मैं आपको आपकी ये घमंड और ये सब कुछ तोड़ देता हूँ। और ये बोलने के बाद भी अचानक से मैडम यू पे एक नया स्पेल करता है, जिससे मैडम यू अचानक से घुटने पे बैठ जाती है और अचानक से उनकी बॉडी में एक अजीब सा पेन होता है। विंग मैडम यू की गोल्डन कोर ही बर्बाद कर देता है। अब मैडम यू कभी भी कल्टीवेशन दोबारा नहीं कर पाएंगे, उनका स्पिरिचुअल वेपन उनसे छिन गया है और अब वो सबके सामने सच आ गया है जिसे वो छुपा रही थी। अपने पति अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए नफरत तो देख ही रही है। अभी पीछे मुड़ता है और जहाँ से जाने लगता है, जाते जाते वो बिल्कुल डोर के पास खड़ा है और पीछे एक बार आखिरी बार मैडम यू की तरफ देखता है और बोलता है, मैंने ये जीवन दान आपको सिर्फ इसी वजह से दिया है क्योंकि आप मेरी सीजे और मेरे भाई की मदर हैं, वरना शायद मैं आज आपको कब का ख़त्म कर देता। आपने मुझसे मेरे बच्चे और मेरे लंजा को दूर करने की कोशिश करी है। इस चीज़ के लिए मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा और जीवन भर तक अब आप इस कमरे में ऐसे ही रहेंगी। और ये बोलने के बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के इस हीलिंग पेट्रियार्क रूप के टक्कर लेने की हिम्मत शायद किसी में नहीं है, इसलिए सब चुपचाप से विंग की बातों पर अग्री हो जाते हैं। वैसे डर की क्या बात है, वो तो दिल से यही चाहते थे कि मैडम यू को उनकी पनिशमेंट मिले जो उन्होंने किया है उस चीज़ की पनिशमेंट। और अब जब वो पनिशमेंट उन्हें मिल रही है तो कहीं ना कहीं ज्ञान फहमिया के मन में भी हल्की सी तसल्ली होती है। दूसरी तरफ मतलब विंग अब वांग जी के पास जाके बैठ जाता है। वो प्यार से वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ के उसे दोबारा से स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। विंग नॉन स्टॉप घंटों तक ऐसे ही स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। अब इस रूम में यानली, जंचा और वेंचिंग एक साथ एंट्री करते हैं। वेंचिंग यहाँ पहुँच गई, ये देख के कहीं ना कहीं विंग को थोड़ी तसल्ली होती है। वहीं वेंचिंग आते ही वांग जी की सारी कंडीशन देखने लेती है। थोड़ी देर बाद वो सब लोगों को बाहर भेज के अब यह विंग को भी बाहर निकलने के लिए कह के अब लांग वांग जी का ट्रीटमेंट करने लगती हैं, जहाँ सब लोग अभी भी उस रूम के बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं वेंचिंग के बाहर आने का। वेंचिंग बाहर आती है और जो बोलती है उससे कहीं ना कहीं सबके मन में थोड़ी तसल्ली होती है। वांग जी ठीक है, इतना ही नहीं, वांग जी का बेबी की गोल्डन कोर भी बहुत स्ट्रांग है, शायद वो हीलिंग पेट्रियार्क और वांग जी का बेबी है, ये कारण है। इसी कारण अब वो पहले से बेटर है। वहीं विंग की नॉन स्टॉप स्पिरिचुअल एनर्जी देने के कारण वांग जी की बॉडी बहुत जल्दी रिकवर कर रही है। और इतना ही नहीं, थोड़े टाइम में उसके जख्म भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि वांग जी की बॉडी को जिस तरह से विंग डायरेक्ट अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी दे रहा है उससे कहीं ना कहीं उसकी गोल्डन कोर स्ट्रांग हो रही है और अंदर से उसके जख्म बनने में हेल्प कर रही है। ये चीज़ सुन के यहाँ खड़े सब लोग मन में बहुत खुश होते हैं। वहीं विंग ये सुन के दौड़ के अपने लंजा के पास चला जाता है। सब लोग अब रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन विंग बिल्कुल रेस्ट नहीं करता। वो लगातार 4-5 दिन तक वांग जी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देता रहता है। बस थोड़ा सा खाता है ताकि वो स्ट्रॉन्ग बना रहे। यानली इन दोनों की ये हालत देख के मन में बहुत दुखी है। उसने जंचा को मदर का सच बताया, जिसे जानने के बाद अब जंचा भी अपनी मदर से अकेले में मिलता है और उन पे बहुत गुस्सा करता है। वो यहाँ तक कि यानली की तरह उनसे बोल के भी चला जाता है कि अब वो उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहता। कहाँ पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहती थी मैडम जी, लेकिन अब उनके बच्चे ही उनसे नफरत कर रहे हैं। कोई उनसे किसी तरह के कोई संबंध रखना ही नहीं चाह रहा। इस घर में एक कमरे में जेल की तरह बंद हो गई है मैडम यू, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती। वहीं दूसरी तरफ अब धीरे धीरे लंजा की बॉडी काफ़ी रिकवर कर रही है। हाँ, उसके पे जो कमर पे जख्म है उन्हें रिकवर होने में तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा,
लेकिन हाँ, अब उसकी गोल्डन कोर काफ़ी स्ट्रांग हो गई है और अब उसे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। विंग जी अभी भी वांग जी के पास बैठा हुआ है अब और उसे सोते हुए देख रहा है। कहीं ना कहीं विंग अभी भी वांग जी के होश में आके उससे बात करना चाहता है। उसके लंजा को कितना दर्द हुआ होगा उस वेपन से पिटने का उसे महसूस होता है। उसे तो जब मैडम यूँ मारती थी तो उसे कितना पेन होता था, लेकिन उसके लंजा ने वो पेन सहा। ये चीज़ उसे ज़्यादा पेनफुल लग रही है। अब वांग जी धीरे धीरे आँख खोलता है तो देखता है विंग सामने बैठा हुआ है और वो शेनगा करके जैसे ही बोलता है तो विंग अब अपनी जगह से थोड़ा झुक के उसके माथे पे किस करता है और प्यार से बोलता है, लंजा कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम्हें अब थोड़ा अच्छा लग रहा है? अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है शेनगा। आप कब से जग रहे हैं शेनगा? आपकी आंखें देखिए, ये कितनी ज़्यादा, इनके नीचे डार्क सर्कल आ गए हैं। मीन स्माइल करता हुआ अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, तो क्या मैं इतना बुरा लगने लग गया हूँ कि अब मेरा लंजा मुझे प्यार नहीं करेगा? शानगा ये आप क्या बोल रहे हैं? मीन आप प्यार से वांग जी की फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और प्यार से उसके लिप्स को टच करता है। वो ज़्यादा एग्रेसिव किस नहीं करता, ये सोचिए कहीं वो वांग जी को हर्ट ना कर दे, लेकिन हाँ वो उसे महसूस करना चाहता है, उसे भी बताना चाहता है कि वो कितना डर गया था अपने लंजा को इस हालत में देख के। अब वो प्यार से मतलब वांग जी से थोड़ा दूर होता है और उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, तुम ठीक हो लंजा? तुम्हें पता है मैं तुम्हें इस हालत में देख के कितना डर गया था। तुम 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 सोच सकते हो मैंने जब वापस आके तुम्हें ऐसे देखा तो मेरे दिल पे क्या गुजरी है? लंजा तुम अपने साथ ऐसा कैसे करते हुए करवा सकते थे? मैंने तुम्हें भी तो कल्टिवेशन सिखाई है ना, क्यों तुमने मैडम यू को नहीं रोका? क्योंकि वो आपकी मदर थी और आप भी इसी तरीके से उनकी पनिशमेंट लिया करते थे, तो मैंने भी ले ली। तुम मेरी तरह नहीं हो लंजा, मैं एक बेवकूफ़ था, लेकिन तुम मेरे लंजा हो, तुम बेवकूफ़ नहीं हो। तुम्हें मैडम यू को रोकना चाहिए था। और वैसे भी अब वो मेरी मदर नहीं है। जो औरत मेरे मदर और फादर की मौत की जिम्मेदार है वो मेरी मदर कैसे हो सकती है? इस बात पे वांग जी अब बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखते हैं और बोलता है, आपके पेरेंट्स की मौत? क्या 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 मैडम यू जानती थी आपके पेरेंट्स के बारे में? अब विंग रोते हुए अपने मन की बात वांग जी के आगे बोलता है, हाँ लंजा, जिस औरत को मैंने बचपन से अपनी माँ माना, जिसकी हर बात मैंने सम्मान किया, वही औरत मेरे माँ बाप की मौत की जिम्मेदार थी। तुम्हें पता है लंजा, उन्होंने अपनी नफरत में आके मेरे माँ बाप को मरवा दिया उस वैन रोहन के थ्रू। अब मैं विंग रोते हुए रांग जी को मैडम यू का सच बता देता है। वो मैडम यू को कैसे पनिश किया वो भी बताता है। वांग जी विंग को ऐसे लगता हुआ रोते हुए देखकर थोड़ा सा अपनी जगह से उठने की कोशिश करता है, जिसे विंग एकदम से, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं आपको अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ शानगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये फील करें कि अब आपके पास सबका परिवार है, मैं हूँ और ये बेबी है। तुम जानते थे कि तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ शानगा, शायद मैं काफ़ी समय से पहचान गया था, लेकिन ये बात मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था, इसी कारण मैंने किसी और को नहीं बताया। तुम एक नंबर के बुद्धू हो लंजा, तुम्हें ये बात सीजे को बतानी चाहिए थी। तुम्हें जैन फैमिली अंकल को बतानी चाहिए थी, किसी को तो तुम्हें बताना चाहिए था ना। अगर मैं सही टाइम पे नहीं आता या वेंचिंग यहाँ नहीं होती तो तुम्हें पता है हम अपने बच्चे को गवा देते। हमारा बच्चा बहुत स्ट्रांग है क्योंकि वो ईलिंग पेट्रियार्क का बेबी है, उसे कुछ नहीं होता। हाँ शायद मैं डर गया था कि कहीं मैं आपको दोबारा ना देख पाऊँ, लेकिन मेरे मन में ये पूरी तरह से श्योरिटी थी कि मैं अपने बेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ शानगा, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ, पर सच कहूँ मैं उतना ही बड़ा आपके प्यार में पागल हूँ। मुझे यकीन था कि आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। कहीं ना कहीं वांग जी ऐसी बच्चों वाली बातें कर रहा है। ये देख के विंग अब प्यार से वांग जी के दोनों फेस को पकड़ता है और बोलता है, मेरा प्यारा सा बेबी अब छोटे से बेबी को कैसे संभालेगा? मेरा लंजा तो अभी खुद बेबी है, वो प्यारे से बेबी को कैसे हैंडल करेगा? लंजा मेरे तो हाथ पैर फूल रहे, तुम और वो बेबी, मैं कैसे दोनों को हैंडल करूँगा? इस बात पे पीछे से एंट्री करते याली और जंचा बोलते हैं, तुम थोड़ी, वो तो हमें संभालना पड़ेगा। सीजे तुम्हारा काम और बढ़ गया, अब तो तुम्हारे पास पूरे बच्चों की फौज हो जाएगी। तुम्हारा 3 साल का आइंग होगा, तुम्हारा 18 साल का आजान होगा और इन दोनों का छोटा सा बेबी होगा। सीजे कैसे संभालोगी तुम इतने सारे बेबी को? इस बात पे जंचा हिवाली को चिढ़ाते हुए बोलता है,
वहीं याली अब हंसते हुए बोलती है, तो मैं अब अकेले थोड़ी हूँ, अब तो मेरा साथ देने के लिए वेंचिंग भी है। वेंचिंग और मैं मिलके तुम सारे बच्चों को संभाल ही लेंगी। इस बात पे वेंचिंग, जो शायद कमरे में कोने में खड़ी थी, वो भी हंसते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। कहीं ना कहीं ये सब लोग अब लंजा से एक एक करके वो कैसा है, उसे कैसा फील हो रहा है, वो अब उसे ठीक लग रहा है पूछते हैं। वहीं वेंचिंग भी चेक करके बताती है कि लंजा अब ठीक है। सब लोग विंग और वांगजी को पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। विंग और वांगजी भी स्माइल करके सबके कॉन्ग्रेचुलेशन को एक्सेप्ट करते हैं। सब लोग अब धीरे धीरे अब विंग और वांगजी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, यानी विंग कोई वांगजी को नुकसान ना पहुंचा दे और वांगजी जी का हर का खाने पीने का, उसके रेस्ट का करीबन 4 महीने लगते हैं वांगजी की बैक को पूरी तरह से रिकवर करने में। अब वांगजी जब अपने रूम से खड़े होकर इधर उधर वॉक करता है तो वो बहुत क्यूट लगता है। अब उसका टमी 6 मंथ का हो चुका है। उसका टमी के मतलब पूरी तरह से सबको विजिबल भी होता है। वहीं लंजा अब बाहर नहीं जाता क्योंकि उसे शर्म वो लगती है। विंग उसे खुद भी बाहर नहीं जाने देता क्योंकि विंग की नज़रों में वांगजी इस समय बहुत ग्लो कर रहा है। वो पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल था और अब ये प्रेगनेंसी के ग्लो में तो जैसे वो हेवनली ही ब्यूटी लग रहा है। वहीं मतलब वेंचिंग को यहीं पे रुकने के लिए जैन फैमिली ने बोल दिया। वेंचिंग और वेंचिंग का भाई भी अब जियांग्स क्लैन में ही रहते हैं। बीच बीच में जनचा और मतलब वैनिंग और लैन क्लैन जाकर वहाँ पे कैसे ग्रोथ हो रही है, कैसे सब कुछ हो रहा है वो भी देखते हैं। कुछ वैन क्लैन के लोग भी अब लैन क्लैन में रह रहे हैं। ये पुराने लैन क्लैन के कहीं ना कहीं कनेक्शन वाले लोग थे, लेकिन पूरी तरह से लैन क्लैन के मेंबर नहीं थे, लेकिन होता है ना रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, उस टाइप के लोग थे जो यहाँ पे आ गए हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारे लैन क्लैन के दूर दूर के रिलेटिव लैन क्लैन में वापस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस लैन क्लैन को वैन रोहान पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था, अब वो दोबारा से डेवलप हो रहा है और वो सब अब लंजा अपनी आंखों से देख रहा है। धीरे धीरे लंजा की प्रेगनेंसी उसके 9 मंथ तक आ गई है और अब उसने एक प्यारे से बेबी आई को बर्थ दिया है। ये बेबी बॉय है और बिल्कुल लंजा का रूप है, यानी देखने में बिल्कुल लंजा जैसा है, लेकिन शरारत विंग जैसी है। जब से वो पैदा हुआ है तब से वो नॉन स्टॉप रोता है। उसे सबकी गोद में ही रहना पसंद है। वो नीचे सो नहीं सकता, रात भर जगता है और पूरे दिन सोता है। छोटी छोटी बातों पे नॉन स्टॉप घंटों तक रोता रहता है, चुप ही नहीं होता। विंग को तो इस बेबी पे कभी कभी बहुत प्यार और कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे एक मुसीबत आ गई हो। वहीं वांगजी हमेशा अपने बच्चे को प्यार से ही हैंडल करता है। विंग वांगजी और बेबी का बहुत ध्यान भी रखता है। विंग इस समय कोई चलता फिरता जैसे डेड बॉडी हो ऐसा लगने लगा है, क्योंकि ना ही वो ठीक से सो पा रहा है ना ही रेस्ट ले पा रहा है। उसे अपने लंजा और अपने बेबी का जो ध्यान रखना पड़ रहा है। यानली और वेंजिंग अब उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। फाइनली अब विंग को थोड़ा रेस्ट मिलता है। वहीं विंग अपने लंजा और अपने बेबी के साथ बहुत खुश है। ये देख के जैन फैमिली भी मन में बहुत खुश होते हैं। अब विंग और वांगजी की एक ग्रैंड वेडिंग की तैयारी हो रही है। लैंड क्लैन को दोबारा से स्थापित किया गया है। यहाँ तक कि लैंड क्लैन में की एक तरीके से इनॉग्रेशन किया गया है, क्योंकि आज से लैंड क्लैन एक पहले की तरह बड़ा क्लैन बनके सबके सामने आएगा। क्लाउड रेसेस को पहले की तरह सजाया गया है, जहाँ पे विंग और वांगजी की शादी हो रही है। वांगजी लैंड क्लैन में अपने पुराने कक्ष यानी अपनी जेंशी में बैठ के अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा है। आज वांगजी को वेंचिंग और यानली दोनों मिलकर सजा रहे हैं। वहीं उसके बेबी को ध्यान रखने की जिम्मेदारी जंचा और वैनिंग ने उठा रखी है। अब वांगजी वो अच्छे से बिल्कुल रेडी था, तभी डोर पे एक नॉक होता है। जिस नॉक को सुन के यानली तुरंत उस डोर को खोलने जाती है तो देखती है कि सामने विंग खड़ा है, जिसे स्माइल करते हुए यानली बोलती है, आइन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय बैंकेट हॉल में होना चाहिए, यहाँ पे तुम्हारा इस समय कोई काम नहीं है। तुम अभी वहाँ आजान को नहीं देख सकते। मैं जानता हूँ सीजे, लेकिन कुछ है जो मैं उसे शादी से पहले देना चाहता हूँ। ऐसा क्या देना चाहते हो तुम? ऑलरेडी एक बच्चा तो तुम उसे दे ही चुके हो। वेंचिंग थोड़ा मुंह चिढ़ाते हुए गुस्से में यानली के पास आके हाथ क्रॉस कर खड़े होते हुए बोलती है, जिस पे विंग जहाँ प्राउड से स्माइल करता है, वहीं वांगजी पीछे बैठा हुआ ब्लश करने लगता है। अब वांगजी आजा अपने ब्लशिंग फेस को और छुपाने की कोशिश ही करने वाला था, तभी विंग कुछ ऐसा बोलता है कि यानली और वेंचिंग दोनों विंग के पास से हट जाते हैं। विंग बोलता है, ये उसके ब्रदर ने यानी शिचैन ने मुझे
वांग जी को शादी से पहले देने के लिए कहा था। ये बात सुनते ही वहीं वांग जी भी अब इमोशनल आंखों से विंग की तरफ देखने लगता है। वहीं विंग जैसे ही रूम में एंट्री करता है तो अपने लंजा को इस रेड रंग के हानफू में सजे हुए देखकर अपनी आंखें लंजा से हटा ही नहीं पाता। लंजा सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल कि कोई भी उसकी ब्यूटी के एक बार देखकर अपनी नज़र ना हटा पाए। और आज तो वो ज़रूरत से ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, इसलिए विंग भी थोड़ी देख ले तो भूल ही जाता है कि वो यहाँ कुछ काम करने आया था। लेकिन अब पीछे से यानी कि खांसने से वो थोड़ा होश में आता है और अब वो बिल्कुल वांग जी यहाँ बैठा है उसके पास आके खड़ा हो जाता है। इस समय वांग जी मिरर की तरफ फेस करे एक छोटे से स्टूल पे बैठा था। वांग विंग उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और अपने हानफू की पॉकेट से कुछ निकालता है, जिसे देखकर वांग जी अब बड़ी बड़ी शीशे में ही शॉकिंग फेस से वांग जी विंग की तरफ देखने लगता है। ये एक फोरहेड रिबन है, शायद लायन क्लैन का वो फोरहेड रिबन जो लोग अपनी शादी में बांधते हैं। वह शेरचैन ने मरने से पहले ये विंग को दिया था कि जब भी वांग जी की शादी हो तो ये वांग जी के फोरहेड रिब को पे ज़रूर बंधा हुआ हो। क्या पता वो वहाँ क्लैन का मेंबर बन के ये शादी करे या ना करे, पर शादी वाले दिन शेरचैन मन में चाहते थे कि वांग जी फोरहेड रिबन बांधे। यही सोच के उन्होंने ये विंग को दे दिया था। लेकिन विंग मन में श्योर था कि वांग जी की लाइफ में वो जल्द से जल्द उसे लैंडक्लैन के मेंबर होने का दर्जा जरूर दिलवाएगा और उसके माथे पे फोरहेड रिबन भी ज़रूर बांधेगा। और आज वो यही कर रहा है, वो ये फोरहेड रिबन वांग जी की माथे पे बांध रहा है। वहीं वांग जी को याद है जब विंग से वो पहली बार मतलब एक जियांग क्लैन में गए थे ये दोनों, उस दिन की वो बात उसे याद है कि विंग ने उससे कहा था कि एक दिन वो उसके माथे पे उसके क्लैन का फोरहेड रिबन ज़रूर बंधे हुआ देखेगा, लेकिन वो खुद अपने हाथों से ऐसे फोरहेड रिबन बांधेगा शायद वांग जी और विंग ने उस दिन ये सोचा नहीं था। लेकिन आज वो दोनों ये करते हुए मन में बहुत खुश है। पीछे खड़े यानली और वेंचिंग भी ये देख के बहुत खुश है। जैसे ही वांग जी के माथे पे वो फोरहेड रिबन बनता है, वांग जी पहली वाली तरह आज शायद खुल के हंसता है। आज वांग जी के चेहरे पे वो पूरी स्माइल है जिसे शायद ही किसी ने देखा होगा। आज वांग जी दिल से बहुत खुश है क्योंकि उसके गगा का ये सपना भी सच हो रहा है। आज वो शादी करेगा सबके बीच में एक लैंडक्लैन मेंबर बन के। विंग और वांग जी सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने अपने एक दूसरे को अपने हस्बैंड स्वीकार करते हैं, एक दूसरे के साथ बोल लेते हैं। वहीं सारा कल्टीवेशन वर्ल्ड इनकी खुशियों में शामिल होता है। नी क्लैन से नी मिंजे और नी हुसैन भी आते हैं और वहीं से जिन जुशान भी यहाँ आता है। थोड़े टाइम बाद याली और जिन जुशान की शादी की डेट भी फाइनल होती है। एक ग्रैंड वेडिंग के बाद इन दोनों के सबके सामने नए लैंडसेक लीडर बना के सबके सामने इंट्रोड्यूस किया जाता है। सब लोग चाहते थे कि वांग जी की जगह विंग ही लैंडसेक का लीडर बने, लेकिन विंग अपने लंजा को ही लैंडसेक का नया सेक लीडर बनाता है। वह लंजा ये देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। विंग के पास पावर भी है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी भी किसी सेक लीडर नहीं बनना चाहता। वो हमेशा लोगों की मदद करना चाहता है। ये देख के विंग को ऐसे मतलब एक तरह से बिना लालच के लोगों की मदद करता देखकर, अपने पावर का घमंड ना करता देखकर वांग जी बहुत खुश होता है। अब वांग जी अब एक नया लैंड सेक लीडर बनके सेक की जिम्मेदारी उठा रहा है अपने छोटे से 1 साल के बेबी के साथ। ये सेरेमनी मतलब एक तरीके से जो शादी की सेरेमनी हुई है उस वो इन दोनों के बेबी के ऑलमोस्ट 1 साल के पैदा मतलब होता है ना 1 साल के होने के बाद ही हुई थी। अब विंग और वांग जी लैंडसेक में रहते हैं, अपनी एक हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं। यहीं पर मतलब उनके बच्चे यानी उनका छोटा बेबी आयन का भी ध्यान रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी यही चाहता था उसका सेक दोबारा से डेवलप हो जाए, उसके पास उसकी एक फैमिली हो, और कहीं ना कहीं वह उसे ये विंग के रूप में मिल गया। वो कितना खुश है अपनी इस छोटी सी दुनिया में। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। आई होप आपको ये शांगवन स्टोरी अच्छी लगे। कैसी लगे प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और हाँ, अब मैं जल्दी एक नए वांगशान स्टोरी के साथ आऊँगी। तब तक आप मेरी इस शांगवन स्टोरी को प्यार दे दीजिएगा। कैसा लगा ये फैन फिक्शन का स्टोरी, या क्या मैं और शांगवन स्टोरी इस टाइप की लेके आऊँ, उसके बारे में भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।